मैं जी.आर. श्याम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एमए थर्ड सेम पेपर फर्स्ट यूनिट 4 टॉपिक है विकासशील देशों में राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति है क्या? हमारे देश में दो प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं अर्थव्यवस्था को में आर्थिक कीमत को नियंत्रित करने के लिए। एक होता है मौद्रिक नीति, जिसमें आरबीआई के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति मंदी से बाहर निकलने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। और दूसरा होता है राजकोषीय नीति, जो हमारे देश के गवर्नमेंट के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। तो हम देखेंगे परिचय के रूप में पहले राजकोषीय नीति अथवा बजट नीति आधुनिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। आज प्रत्येक देश अपनी आर्थिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्व एवं सार्वजनिक व्यय को वांछित दिशा में समायोजित करने का प्रयास करता है। सार्वजनिक आय एवं व्यय के इस समायोजन को राजकोषीय नीति के रूप में जाना जा सकता है। आर्थर स्मिथिस के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए करती है। सन 1929 की आर्थिक मंदी, प्रोफेसर किन्स की एक पुस्तक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में उन्होंने आर्थिक बहुत बड़ी मंदी के बारे में जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा कि राजकोषीय नीति का अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें क्या होना चाहिए कि सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है या सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिए गए हैं। अब आते हैं हम आगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य। पहला है उत्पादन तथा रोजगार के ऊंचे स्तर पर आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। दूसरा है कीमत स्थिरता। तीसरा है आर्थिक विकास। चौथा है पूंजी निर्माण और पांचवा है आर्थिक स्थायित्व। छठवां है आय में समानता। ये हमारे उद्देश्य है, आर्थिक नीति के उद्देश्य। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है सभी संसाधनों का अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से कार्यशील होना। और कीमत स्थिरता मतलब अर्थव्यवस्था में महंगाई जो बढ़ रहे हैं उसको न ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, बराबर स्थिति में रहना चाहिए। आर्थिक विकास, फिर है पूंजी निर्माण, फिर है आर्थिक स्थायित्व, फिर आय में समानता। फिर आते हैं हम राजकोषीय नीति के अस्त्र। राजकोषीय नीति के अस्त्र में आते हैं सार्वजनिक आय, जो सरकार के माध्यम से किया जाता है। फिर है सार्वजनिक व्यय, फिर सार्वजनिक ऋण, फिर है ऋणार्थ प्रबंधन। मुख्यतः अस्त्रों में आते हैं तीन ही आते हैं, जैसे आय, व्यय और ऋण। ऋणार्थ प्रबंधन घाटे के वित्त व्यवस्था। बजट सेशन में बजट में ऋणार्थ प्रबंधन घाटे के वित्त व्यवस्था के समय में उपयोग किया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से तीन ही अस्त्र या उपकरण के रूप में माना जाता है। जैसे सार्वजनिक आय को हम लोग करारोपण के माध्यम से सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, जिसके माध्यम से सरकार आय प्राप्त करते हैं। और सार्वजनिक व्यय संवितरण, अर्थात सरकार विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सरकार द्वारा जो व्यय किए जाते हैं, सड़कें, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों पे जो सरकार द्वारा व्यय किए जाते हैं वो कहलाते हैं सार्वजनिक व्यय। फिर सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण सरकार का व्यय अधिक हो जाता है और आय कम होता है, तब सरकार क्या करता है, सार्वजनिक ऋण लेता है। तो सरकार सार्वजनिक ऋण आंतरिक भी ले सकता है और बाहरी भी लेता है। ज़्यादातर हमारे देश में पाया गया है कि हमारे देश में आंतरिक ऋण बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण जो निजी निवेशक हैं या निजी उद्यमी हैं उनको प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस वर्ष वित्त मंत्री ने कहा है कि हम आगे चल करके
विदेशी ऋण को ज़्यादा मतलब फॉलो करेंगे। फिर है इनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक, फिर आगे आते हैं बजट एवं संबंधित कोष। 3 प्रकार के कोष का निर्माण किया गया हमारे देश में। जैसे एक होता है संचित निधि, जिसको आर्टिकल 266(1) में रखा गया है। संचित निधि में बहुत सारे खाते होते हैं। जैसे आपका संचित निधि में प्राप्तियां और संवितरण होते हैं। प्राप्तियां और संवितरण में राजस्व खाता, राजस्व खाता, पूंजीगत खाता। राजस्व खाता के अंतर्गत कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और गैर कर राजस्व में एक आता है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में सारे जो जीएसटी हैं, जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं, उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। फिर है सार्वजनिक खाता या लोक लेखा निधि। फिर तीसरा है आकस्मिक निधि। अगर देश में कोई समस्याएं आते हैं तो आकस्मिक निधि 267 आर्टिकल के तहत रखा गया है। इसमें अगर देश में अचानक वित्तीय समस्या या कुछ देश में वित्तीय समस्या आने पर इस आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। आकस्मिक निधि राज्यों के लिए राज्य में गवर्नर के माध्यम से संचालित होता है, उसके पास रहता है, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास रहता है। अगर आकस्मिक निधि से जो भी पैसा निकाला जाता है, उसको भरपाई संचित निधि के माध्यम से कर दिया जाता है, क्योंकि इसको शून्य नहीं रखा जाता आकस्मिक निधि को। फिर आते हैं अंतिम राजकोषीय नीति, फिशल पॉलिसी का। जो देश में जो अर्थव्यवस्था में जो 2 समस्याएं होती हैं, मंदी और एक मुद्रास्फीति, ये दोनों समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे कंट्रोल करता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो विवेकाधीन राजकोषीय नीति या विस्तारवादी नीति। तो मंदी को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति अपनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि मंदी के समय में क्या होता है, उपभोग कम हो जाता है, निजी निवेश कम हो जाता है, जिसके कारण तो उसको सरकार क्या करेगा, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकारी व्यय में वृद्धि करेगा। सरकारी व्यय में जैसे ही वृद्धि करेगा, सड़कें बनेंगे, पुल बनेंगे, और विकास कार्य के माध्यम से में वृद्धि होने से, और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम करों में कमी कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगा। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलने से उत्पादन बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ने से ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। सरकार मंदी को दूर करने के लिए अगर 2 प्रकार की नीति अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्था में फिर मांग बढ़ने लगेंगे, जिससे मंदी को दूर किया जा सकता है। जिसको हम लोग रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ओ एक्स अक्ष पर हम लोगों ने आय को रखा गया है, आय या उत्पादन, और इसको हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। फिर वाई अक्ष पर हम लोगों ने व्यय को रखा गया है। हमारा जो रेखा है, पहली रेखा जो क्या है, उपभोग का रेखा है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं व्यय का एक और रेखा खींचा जाता है, जिसको हम लोग उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय कहते हैं। सरकारी व्यय के रूप में ये बजट के पूर्व की स्थिति है। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज डेल जी, मान लीजिए सरकारी व्यय में अगर वृद्धि करते हैं तब हमारा E1 रेखा पर क्या होता है, उपभोग, निवेश प्लस सरकारी व्यय में वृद्धि होता है। तो हमारा संतुलन स्थिति E1 पर होता है, जिससे हमारा आय जो है डेल जी मतलब सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि करेंगे तब हमारा संतुलन बिंदु E1 पे होगा। अर्थात
डेल जी बराबर हो जाएगा E1 B। इतना व्यय में वृद्धि होगा, सरकारी व्यय में, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रहा है। अब आय जो है हमारा Y1 था, पहले स्थिति में E से Y1 था, अब वो बढ़ करके कितना हो जाएगा Y2 हो जाएगा, अर्थात Y1 Y2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा संतुलन E A बिंदु तक। Y1 Y2 बराबर E A बिंदु तक क्या हो जाएगा, आय में वृद्धि हो जाएगा, अर्थात Y1 Y2 आय में वृद्धि की तुलना में सरकारी व्यय कम है। अर्थात ये प्रभाव क्या है कि गुणक प्रभाव के कारण, गुणक प्रभाव के क्रियाशील होने के कारण आय की तुलना में अब सरकारी व्यय कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था में सरकार दो प्रकार से क्रियाएं करती हैं। पहला है सरकारी व्यय में कमी कर देंगे। हमने पहले देखा था कि सरकारी व्यय में क्या हो रहा था, वृद्धि कर रहे थे मंदी को दूर करने के लिए। मंदी का मतलब क्या होता है, मांग का कम होना। मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करों में कमी किया था और सरकारी व्यय में वृद्धि किया था। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति है क्या, मुद्रास्फीति का संक्षिप्त में कहें तो महंगाई का बढ़ना अर्थात कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति को हम नियंत्रित कैसे करेंगे, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी व्यय में कमी करना पड़ेगा, जिससे मांग कम होगा, और करों में वृद्धि कर देंगे, जिससे क्या होगा, करों में वृद्धि करने से लोगों का निवेश कम हो जाएगा, लोगों का उपभोग व्यय कम होगा, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, जिसे हम रेखा चित्र में भी समझ सकते हैं। ठीक इसी रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। पहला संतुलन बिंदु कौन सा है, E है। फिर उसके बाद डेल जी क्या हो रहा है, सबसे पहले कमी कर रहे हैं। सरकारी व्यय में हम क्या करेंगे, डेल जी के बराबर कमी करेंगे। डेल जी तो E1 और B, ये क्या हम इतना कमी करते हैं तब हमारा जो आय है, इसमें भी व्यय का रेखा दिखाया गया है। आय जो है क्या हो जाएगा, पहले Y2 था वो कम होकर के कितना हो जाएगा, Y1 हो जाएगा आय जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेल जी बराबर डेल जी ब्रैकेट में इज इक्वल टू E1 B के बराबर क्या हो रहे हैं, कमी हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, सरकारी व्यय हो रहे हैं, आय के स्तर हो रहे हैं। अब आय के स्तर अब घट कर क्या हो जा रहे हैं, Y2 से Y1 हो जा रहे हैं। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगा, जिससे क्या होगा, लोगों के पास रुपए कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायता करेगी। इस प्रकार सरकार राजकोषीय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमको देखना था कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ये दो प्रकार के महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू करते हैं। तो क्या होता क्या है, तो इससे होता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है तो सरकार का निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, रोजगार बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ते हैं, देश की GDP बढ़ते हैं और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ते हैं, जिससे हमारा आर्थिक विकास होता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में कमी आती है, प्लस आय की असमानता में भी कमी आती है और देश में पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ती है। धन्यवाद।